Hello students and welcome to the channel. Today's video is very important for each and every NEET 2021 aspirant because आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज। इस सीरीज के अंदर आप लोगों को चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर भी लेते हैं तब भी आपको एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन के अंदर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर एमसीक्यूज को ही अटेम्प्ट करना है। तो आपको अपनी स्पीड को ध्यान में रखते हुए, अपने लेवल को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए। और आपके लिए उसी चीज़ को और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए मैंने ये सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जामिनेशन का लेवल बताने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप लोगों ने कई जगह पर सुना होगा कि नीट में बायो इजी आती है, कई जगह पर सुना होगा थोड़ी टफ आती है। ये चीज़ आप कैसे एनालाइज करते हो? कोई कैसे कह पाता है कि यहाँ पर बायो टफ है, यहाँ इजी है? जब वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तब आपको एग्जामिनेशन का लेवल समझ में आएगा। चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जामिनेशन में इसी तरीके से इस क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है, तभी आपकी प्रिपरेशन जो है वो और ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज यहाँ पर आपको इस तरह से हर एक चैप्टर की वीडियो मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसी के साथ साथ आप लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, एक्सप्लोर एंड लर्न। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टॉपिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ वो यहाँ पर टॉपिक वाइज होंगे। फर्स्ट टॉपिक हियर इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। सो बिल्कुल सही, आज का आपका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। उसकी एप्लीकेशंस आप कैसे करते हो इस पर्टिकुलर टेक्निक की, उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो चलिए इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। So the first question here is the crops engineered for glyphosate are resistant or tolerant to option number A bacteria, option number B insects, option number C herbicides और option number D fungi। आई होप जब तक मैंने ये क्वेश्चन रीड किया है आप लोगों को आपका आंसर पता होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर सी हर्बिसाइड्स। नाउ व्हाई द हर्बिसाइड इज करेक्ट? बिकॉज आजकल के टाइम पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, राइट? तो उन्हीं ब्रॉड लीव्स की वजह से दे आर रेसिस्टेंट टू अ वेरी पावरफुल बायोडिग्रेडेबल हर्बिसाइड जिसको हम कहते हैं ग्लाइफोसेट। ओके, तो ग्लाइफोसेट क्या है? इट इज अ बायोडिग्रेडेबल हर्बिसाइड। क्लियर? चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो, आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। किसी में भी डाउट हो आप लोग पूछोगे मुझसे। उसके साथ साथ आपका जो भी स्कोर बनता है, मैं 20 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। 20 क्वेश्चन में आपका जितना भी स्कोर बनता है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसके कमेंट को मैं पिन करने वाली हूँ। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन हेयर इज इन बीटी कॉटन the bt toxin present in plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to option number A acidic pH of the insect gut, action of gut microorganisms, option number C presence of conversion factors in insect gut, or option number D alkaline pH of the insect gut। that is very easy, directly ये question directly आपकी NCERT से है। okay, this is directly from NCERT। क्लियर? एग्जैक्टली लाइन वहां पर मेंशन्ड है। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर डी एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। जो बीटी टॉक्सिन होता है वो सॉल्यूबल होता है एल्कलाइन पीएच में, और वो पीएच एल्कलाइन कहां पर मिलेगा? इंसेक्ट के गट सिस्टम में। दैट इज कॉजिंग द डेथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Golden rice is a genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of option number A, vitamin C, option number B, omega 3, option number C, vitamin A, option number D, vitamin B. And the correct option here will be option number C, vitamin A. As you all know, जो golden rice हैं उन्हें genetically modified किया गया है, right? They are the genetically modified crop. So ये क्या बनाते हैं? It biosynthesis the beta carotene. Okay? It biosynthesis the beta carotene जो कि विटामिन A का precursor है. Clear? कोई confusion नहीं है? Okay. कोई confusion हो please comment section में comment कर देना. Next question. Pollen tablets are available in the market for. Market में pollen tablets क्यों available हैं? Option number A, in vitro fertilization के लिए. Option number B, breeding programs के लिए. Option number C, supplementing food. या option number D, ex situ conservation. And the correct option here will be option number C, supplementing food. Now why supplementing food is correct? Because जो आपके pollen grains होते हैं ना, देखो जो आपके pollen grains होते हैं, basically इनमें क्या होता है, ये जो है these are very rich in nutrients. इसीलिए इनको आप as a food supplements यूज कर सकते हो. जो एथलीट्स होते हैं ना, जो एथलीट्स होते हैं और जो आपकी हॉर्सेज होते हैं, जो रेस में हॉर्सेज होते हैं, इनको ये फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि इनकी परफॉर्मेंस इनहैंस हो जाए. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप is being grown in India by the farmer? कौन सा बीटी क्रॉप है इंडिया में जो कि फार्मर्स के द्वारा उगाया जा रहा है? इट इज बीइंग ग्रोन बाय द इंडियन फार्मर्स. ये नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों. ओके, ऑप्शन नंबर ए कॉटन, ऑप्शन नंबर बी ब्रिंजल, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी मेज. बहुत इजी क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर ए कॉटन. मुझे पता है मेरे बोलने से पहले तुम्हें क्वेश्चन का आंसर पता होगा, है ना? ऐसा ही है ना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो. यही होती है डेप्थ. इसी डेप्थ के साथ आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने और कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते. आप मेरी बात मानो, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है. एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को किस तरह से चेंज कर दिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, ये आप खुद देख पाओगे जिस दिन आप एग्जामिनेशन दोगे. लेकिन वो आप कब देख पाओगे? जब आप आज मेरे कराए गए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करते हो. तब क्या होगा? आप अलग अलग तरह से एक कंसेप्ट को जिस तरीके से वो आ सकता है, वो हर एक तरीका आप अटेम्प्ट कर चुके होगे. तो आपको मेन एग्जामिनेशन में कुछ भी नया नहीं दिखेगा, आप फेमिलियर होगे उससे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स. आरएनए इंटरफेरेंस में क्या आ जाता है बताइए? What is involved in RNA interference? Synthesis of mRNA from DNA. Option number B, synthesis of cDNA from RNA using reverse transcriptase. Option number C, silencing of specific mRNA due to complementary RNA. या option number D, interference of RNA in synthesis of DNA. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी. हम सभी को पता है आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब आरएनए के काम में इंटरफेरेंस की जा रही है, उसके काम को रोका जा रहा है, यानी कि साइलेंस किया जा रहा है. और साइलेंस किसको किया जा रहा है? स्पेसिफिक एमआरएनए को, ताकि वो प्रोटीन ना बना सके. डीएनए से आपका बनता है आरएनए, और सिंपल आरएनए नहीं बनता है, एमआरएनए बनता है. कौन सा आरएनए बनता है? एमआरएनए बनता है. अब इस एमआरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू आपका प्रोटीन बनता है. अब हमें अगर कोई प्रोटीन नहीं चाहिए, हमें उसको उस आरएनए को साइलेंस करना है, तब हम काम करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस के अंडर. राइट, क्लियर? सो आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा मेथड है जो सेल्यूलर डिफेंस किसी भी यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ये एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम है, एक ऐसा पर्टिकुलर मेथड है जिसके अंदर आप किसी भी स्पेसिफिक एमआरएनए जिसका प्रोटीन आप नहीं बनने देना चाहते, जो कि डिजायरेबल नहीं है, उसको आप साइलेंस कर सकते हो. ओके, seventh question. Consumption of which one of the following food can prevent the kind of blindness associated with vitamin A deficiency? Now you all got to know कि यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही कराया है, सिर्फ और सिर्फ उसकी लैंग्वेज डिफरेंट थी. एक
इंपॉर्टेंट फैक्ट को इन्होंने किस तरह से यूज किया है 2 क्वेश्चंस को बनाने में, ये आप यहाँ खुद देख सकते हो, है ना। यही चीज है जो आपको सीखनी है, यही चीज है जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। ऑप्शन नंबर ए फ्लेवर सेवर टोमेटो, ऑप्शन नंबर बी कैनोला, ऑप्शन नंबर सी गोल्डन राइस, ऑप्शन नंबर डी बीटी ब्रिंजल। अब भाई विटामिन ए में कौन रिच था? हमने एक बहुत, देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, गोल्डन राइस, क्योंकि विटामिन ए में रिच यहाँ पर गोल्डन राइस है, और अगर आप गोल्डन राइस खाओगे तो आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपको ब्लाइंडनेस भी नहीं होगी। तो एक सिंपल सी नॉलेज है कि जो आपका गोल्डन राइस होता है, जो आपका गोल्डन राइस होता है, इट इज रिच इन विटामिन ए। ओके, इट इज रिच इन विटामिन ए। चलो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना सभी को? आई होप समझ में आ रहे होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टबैको प्लांट्स रेसिस्टेंट टू अ निमाटोड have been developed by the introduction of DNA that produced, होस्ट सेल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। नाउ टबैको प्लांट को रेसिस्टेंट बनाया गया नेमाटोड के अगेंस्ट, राइट। नाउ इसको डेवलप किया गया बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए। जिस डीएनए को किसने प्रोड्यूस किया था? बाय बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, बाय अ पर्टिकुलर हार्मोन, बाय एन एंटीफिडेंट, बाय अ टॉक्सिक प्रोटीन। बिल्कुल, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, जो हमने अभी अभी पढ़ा था ना आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, उसका यहाँ पर काम होगा कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के अंदर जो सेंस और एंटी सेंस आरएनए हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, ताकि वो एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बना सके, ताकि वो एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बना सके, राइट। और यही पर्टिकुलर क्या कर देगा आगे जाके, इट विल साइलेंट द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, एमआरएनए। एमआरएनए की एक्सप्रेशन को, प्रोटीन बनने को रोक देगा। और यहां पर किसके एमआरएनए को रोक रहा है? नेमाटोड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इज, सबसे ज्यादा कॉमन सबस्ट्रेट कौन सा होता है जो डिस्टिलरीज में यूज होता है इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए? कॉर्न मील, सोया मील, ग्राउंड ग्राम या मोलेसिस? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मोलेसिस। जो मोलेसिस है उसे कॉमनली यूज किया जाता है इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, क्योंकि जो मोलेसिस है ना उसको डाइल्यूट कर देते हैं हम विद शुगर, ठीक है। तो फर्मेंटेशन का यहां पर काम होता है। 10th क्वेश्चन, हमने देखो हाफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब तक आपका स्कोर क्या हुआ है जल्दी से कमेंट करो। द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस has been used in the development of plant resistant to, option number A nematode, option number B fungi, ऑप्शन नंबर सी वायरसेस, ऑप्शन नंबर डी इंसेक्ट। इसमें मैं टाइम नहीं देने वाली हूं क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है। ऑप्शन नंबर ए निमाटोड सही है, आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर ये रहा कि निमाटोड के अगेंस्ट हमने आरएनए इंटरफेरेंस को यूज किया था, वही सेम क्वेश्चन आपसे यहां भी पूछा गया है तो वही सेम आंसर होगा। सिर्फ आपको यहां पर ध्यान किस चीज पर देना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, किस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, silencing of mRNA has been used in producing transgenic plant which are resistant to, option number A bollworms, option number B nematode, option number C white rust, option number D bacterial blights, and the correct option here will be ऑप्शन नंबर बी नेमाटोड्स। देखो ये टेक्निक जो है ना नेमाटोड स्पेसिफिक टेक्निक है, नेमाटोड के स्पेसिफिक जीन्स के लिए है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था होस्ट प्लांट में। किस में इंट्रोड्यूस किया गया था? होस्ट प्लांट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस तरीके से कि ये प्रोड्यूस करेगा किसको? सेंस, इट विल प्रोड्यूस सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। क्लियर? राइटिंग अब जैसी भी है झेलनी पड़ेगी, है ना। समझ में तो आ रहा है ना? वो तो नहीं है कि अगर मैं कुछ भी लिख करके दे दूं और आप लोग जा रहे हो फार्मेसी पे और वहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख दिया है ना। चलो, जोक था, है ना। लेम जोक सुनने की आदत डाल लो। अगर मेरे से पढ़ने वाले हो ना, तुम लोग मुझे अच्छे से जानते हो कि मतलब ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मेरी आदत है कि बीच में जोक जरूर करना है, अदरवाइज तुम भी बोर हो जाते हो, मैं भी बोर हो जाती हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम ए टू डी
अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में यहाँ पर ए से लेकर डी तक आपके सामने ऑप्शंस हैं, यानी कि स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी। स्टेटमेंट नंबर 1, इट विल यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेटमेंट नंबर बी, सॉरी वो ऑप्शंस बोलने की आदत है। स्टेटमेंट नंबर बी, यूजेस ओनली नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट्स लाइक कॉम्पोस्ट। C statement says does not use pesticide and urea, and D statement says produces vegetables rich in vitamin and minerals. आप लोगों को यहाँ ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से बताना है that which of the above statements are correct according to the options. आई एम होपिंग आप लोगों ने स्टेटमेंट्स अच्छे से सुनी है, ध्यान से सुनी है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी, हाँ जी बच्चों, यस एग्जैक्टली. जिसका गलत है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी समझ लो. गलतियां यहां करोगे चलेगा, मेन एग्जामिनेशन में गलतियां नहीं करनी. सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दैट बी एंड सी यहां पर बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिस्पेक्टिव में आपको बताना था. ऑर्गेनिक फार्मिंग एक इस तरह की एग्रीकल्चर फार्मिंग है जो कि क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मेन्योर, कंपोस्ट के ऊपर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यानी कि पेस्टिसाइड को ना यूज करके बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के ऊपर यहाँ पर क्या करती है, रिलाई करती है. इसीलिए इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है. ओके. Bacillus thuringiensis forms protein crystals which contain insecticidal protein. Option number A, it binds with epithelial cell of midgut of the insect pest, ultimately killing it. Option number B, it is coded by several genes including the gene cry. Option number C, it is activated by acid pH of the foregut of the insect pest. Option number D, does not kill the carrier bacterium which is itself resistant to the toxin. And the correct option here will be option number A, it binds with epithelial cell of midgut of the insect pest which will ultimately kill the insect. Clear? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, है ना? क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो केपेबल होते हैं कि वो इंसेक्ट के ब्लड के अंदर एंटर कर जाएं बाय यूजिंग द होस्ट इंसेक्ट को यूज करते हैं ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, और इस तरीके से ये क्या करते हैं, दे विल अल्टीमेटली किल इट. 14th question, the genetically modified brinjal in India has been developed for, किस लिए डेवलप किया गया उसको? ऑप्शन नंबर ए, इंसेक्ट रेसिस्टेंस. ऑप्शन नंबर बी, enhancing shelf life. ऑप्शन नंबर सी, enhancing mineral content. ऑप्शन नंबर डी, drought resistance. And the correct option here will be option number A, insect resistance. जो genetically modified brinjal है इंडिया में, it has been developed for insect resistance, right? Clear? जो BT brinjal यानी कि आपका बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो ब्रिंजल है वो एक ट्रांसजेनिक ब्रिंजल है जिसको डेवलप किया गया है बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम बैसिलस थुरिनजेनेसिस इनटू द ब्रिंजल्स जीनोम. क्लियर? क्लियर? इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को, हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फ्रूट को, वेजिटेबल को हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड. जब आप प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड करोगे ऑब्वियसली उसका फ्रूट आपको या उसकी वेजिटेबल जो है आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड मिलने वाली है, राइट? तो ये सब हम क्या सीख रहे हैं कि हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं हमारे पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में. क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं. सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर. Option number A, long fiber and resistance to aphids. Option number B, medium yield, long fiber and resistance to beetle pest. Option number C, high yield and production of toxic protein crystal which kill dipteran pest. And option number D, high yield and resistance to bollworms. And the correct option here will be option number D, high yield and resistance to bollworms. जो BT toxin gene होता है, they were isolated from Bacillus thuringiensis and they were incorporated into the cotton plant ताकि एक genetically modified crop बन सके जिसको हम कहते हैं BT cotton. बहुत सिंपल है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन? यहाँ पर बीटी टॉक्सिन के बारे में क्या सही है? 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ऑप्शन नंबर ए, बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट्स एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस. Option number B, the activated toxin enters the ovaries of the pest to sterilize it and thus prevent its multiplication.
Option number C, the concerned bacillus has antitoxins, and option number D, the inactive protoxin gets converted into active form in the insect gut. तो बीटी टॉक्सिन के बारे में यहाँ पर सही क्या है? बहुत सिंपल, ऑप्शन नंबर डी, पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए कि इनएक्टिव जो आपका टॉक्सिन होता है वो इंसेक्ट के गट में जाकर के एक्टिव हो जाता है। 17th question. The bacterium Bacillus thuringiensis is widely used in contemporary biology as option number A, insecticide, option number B, agent for production of dairy products, option number C, source of industrial enzyme, option number D, indicator of water pollution. And the correct option here will be, it will be used as insecticide. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन और द यूज ऑफ हर्बिसाइड जो कि रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किस लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, किस लिए यूज किया जा रहा है उनको? To eliminate the weeds from the field without the use of manual labor, to eliminate the weeds from the field without the use of herbicide, option number C, to encourage eco-friendly herbicide, या option number D, to reduce herbicide accumulation in food articles for health safety. And the correct option here will be, which one will be the correct option? Option number D, ताकि हर्बिसाइड का जो यूज है उसे कम किया जा सके, यानी कि अगर उसका यूज कम होगा तो फूड जो आपका है, जो आपकी जो भी फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर हर्बिसाइड एक्यूमुलेट नहीं होगा, और अगर वहां पर एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है तो आपकी सेफ्टी पर भी क्या होगा, कोई भी किस तरीके का डेंजर नहीं आएगा, हेल्थ सेफ्टी खराब नहीं होगी, राइट। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। स्कोर क्या चल रहा है तुम्हारा? अगर अच्छे से नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, ये हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का, जिसमें मैं 20 क्वेश्चंस करा रही हूँ। इसके बाद सेकंड पार्ट इस चैप्टर का आएगा, जिसके अंदर मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, तो टोटल मेरे पास 40 क्वेश्चंस थे, तो इसके अगले वाले पार्ट में मैं 20 क्वेश्चंस कराऊंगी। तो प्लीज उस पार्ट को भी जरूर अटेम्प्ट करना, और अगर अभी गलतियां हो रही हैं तो चैप्टर पढ़ के आना अच्छे से, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ओके, सो द क्वेश्चन हियर इज 19th क्वेश्चन, cry endotoxin obtained from Bacillus thuringiensis are effective against option number A, mosquitoes, option number B, flies, option number C, nematodes, option number D, bollworms. And the correct option here will be ऑप्शन नंबर डी, बॉलवर्म्स। नाउ व्हाई बॉलवर्म्स? बिकॉज जो क्रायोएंडोटॉक्सिन होते हैं ना, उनको हमने ऑब्टेन किया है, वो हमें मिले हैं फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis, और ये बैसिलस thuringiensis इफेक्टिव है अगेंस्ट बॉलवर्म्स। बॉलवर्म क्या है? बॉलवर्म एक बहुत कॉमन सा टर्म है, कॉमन सा वर्ड है, जो आप किसी भी लार्वा के लिए बोलते हो। यहाँ पर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? फॉर एनी लार्वा ऑफ अ मॉथ जो अटैक करता है फ्रूटिंग बॉडी को, स्पेशली कॉटन की अगर करेगा तो हम क्रायोएंडोटॉक्सिन का यूज कर रहे हैं, राइट। चलो, द लास्ट क्वेश्चन हियर इज द नेम ऑफ नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग का जो नेम है, इट इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है बताओ? इट इज एसोसिएटेड विथ, बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी, येलो रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी, ब्लू रेवोल्यूशन। बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर, जो यहाँ पर कलर यहाँ शो हो रहा है ना, इसी कलर से, रेड नहीं भाई, ये जो ये ऑप्शंस में कलर शो हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है, वो आपको किस लिए यूज किया जाता है? टू इंक्रीज द ईल्ड, जो हाई ईल्डिंग वेराइटीज है क्रॉप्स की, उनको इंक्रीज करना, है ना, और फर्टिलाइजर्स के यूज के साथ एप्लीकेशन जो है वो इंक्रीज जैसे जैसे होता जा रहा है, तो तब ये पर्टिकुलर टर्म जो है प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग लाया गया था, जिसको हमने कहा था ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। और ये डॉक्टर बोरलॉग यानी कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा लाया गया था, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल क्या मिला था इन्हें? नोबेल पीस प्राइज। आपकी नॉलेज से थोड़ा अलग है, मतलब आपके यूज में नहीं आएगा, बट इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, एक जनरल नॉलेज के लिए। सो गाइस, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को अगर क्वेश्चंस करने में मजा आया हो तो प्लीज जरूर बता देना, इससे ना मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आपके लिए और वीडियोस भी बनानी है।
तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 था। मैं हर चैप्टर की क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ, बायो का हर एक चैप्टर। जब तक नीट नहीं हो जाता ना, तब तक हर दिन हम लोग हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। डू नॉट वरी, मैं आपके साथ हूँ। इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। क्रैश कोर्स है ये, वो भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। हर एक चीज़ आपके लिए होगी, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको पढ़ना होगा। ओके, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा, आज आप देख रहे हो, कल पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। उसी के साथ साथ शॉर्ट वीडियोस भी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगी, जहां पर आपको डेली 1 से 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने को मिल जाता है दूसरे चैप्टर्स का। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप वहां पर भी पूछ सकते हो। अगर यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं मिलता है तो हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को आपके सारे डाउट्स यहाँ यूट्यूब सेक्शन में ही सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दूं। ओके, सो गाइज, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।